नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एनरिका लेक्सी से संबंधित। ये आर्टिकल कल हमारा डिस्कस करना रह गया था, सबसे पहले इसे हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पीसी महलनोबिस से संबंधित, और सबसे लास्ट में पुवर्टी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस आर्टिकल को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बेसिक्स भी रिवाइज करने हैं, तो इसकी वजह से जो डिस्कशन है आज की लेंथी हो जाएगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनरिका लेक्सी केस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो, एक ऐसा केस है जिसकी वजह से एक समय में इंडिया और इटली के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। 2012 की ये बात है। इटली का एक कॉमर्शियल शिप जिसमें ऑयल था, और उस कॉमर्शियल शिप का नाम था एनरिका लेक्सी, और केस का नाम है एनरिका लेक्सी। मतलब इटली के उस कॉमर्शियल शिप के नाम पर ही केस का नाम है। ये इटली का शिप हमारे कोस्ट के पास से गुजर रहा था, और जब इंडियन कोस्ट से ये 20.5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था, यानी इंडिया के कॉन्टिग्यूअस जोन में था, तो इस कॉमर्शियल शिप में मौजूद 2 इटालियन मैरीन्स ने, वहां पर एक बोट मौजूद थी इंडियन फिशरमैन की, उस बोट पर मौजूद इंडियन फिशरमैन पर गोलियां चला दी, और इस गोलाबारी में हमारे 2 फिशरमैन की डेथ हो गई। समझ गए? इटली का ये शिप हमारे कोस्ट के पास से गुजर रहा था, वहां पे इंडियन फिशरमैन की बोट थी, और उस फिशरमैन की बोट पर मौजूद 2 फिशरमैन को गोली मार दी गई इटालियन मरीन्स के द्वारा। तो इंडियन पुलिस ने उन 2 मरीन्स को गिरफ्तार कर लिया। सरकार के द्वारा ये केस एनआईए को सौंप दिया गया था, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और एनआईए ने इंडियन पिनल कोड के तहत काफ़ी सारे चार्जेस इन मरीन्स पर लगाए गए। बट देखो, इटली ने यह क्वेश्चन रेज किया कि आपकी जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब आप जो मरीन्स दोषी हैं गोलाबारी के लिए उन पर ट्रायल नहीं चला सकते, हम ही उन पर ट्रायल चलाएंगे। तो 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्पेशल कोर्ट गठित की गई थी ये पता लगाने के लिए क्या हमारी जुरिडिक्शन है या नहीं है उन मरीन्स पर ट्रायल चलाने के लिए। लेकिन 3 साल बाद यानी 2015 में इटली चला गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉस ऑफ सी के पास। इटली ने जाके इस ट्रिब्यूनल को बोला कि आप इंडिया को डायरेक्शंस दीजिए कि 2 मरीन जो अभी इंडिया में हैं उनको वापस इटली में भेजा जाए, और उन्होंने जो मर्डर किया है 2 इंडियन फिशरमैन का, उससे रिलेटेड ट्रायल जो है वो इटली में ही चले। इटली की इस प्ली पर एक्ट करते हुए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉस ऑफ सी ने अपना जजमेंट दिया और कहा कि इंडिया और इटली दोनों इस केस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन्हें फिलहाल रोक दें। हम एक अलग से ट्रिब्यूनल गठित करेंगे इस पूरे केस में फैसला देने के लिए। हालांकि इंडिया ने विरोध किया था। इंडिया ने कहा था हमारी जुरिडिक्शन है, आप की कोई जुरिडिक्शन नहीं है, आप अलग से कोई ट्रिब्यूनल मत गठित कीजिए इस केस पर सुनवाई करने के लिए। बट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉस ऑफ सी ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने आदेश दिया इंडिया सारी प्रोसीडिंग्स को फिलहाल सस्पेंड कर दे, हम अलग से एक ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे इस केस पर सुनवाई करने के लिए और फैसला देने के लिए। उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया। एक मरीन तो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस के आधार पर इटली जा चुका था, और दूसरा मरीन जो इंडिया में मौजूद था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि तुम भी भाई जा सकते हो इटली। तो अब क्या हुआ है? अब देखो, ये हुआ है 2015 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के द्वारा एक अलग से स्पेशल ट्रिब्यूनल गठित जो किया गया था इस केस पर सुनवाई करने के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए। उस ट्रिब्यूनल का जजमेंट आ गया है। आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कौन जीता ये केस। देखो, सीधा सीधा तो नहीं कहा जा सकता कौन जीता कौन हारा, बट मेन जो ये इशू था कि मुकदमा कहां चलेगा, इन 2 दोषी मैरीन्स के खिलाफ इटली में चलेगा या फिर इंडिया में चलेगा। तो ट्रिब्यूनल ने अपने वर्डिक्ट में यह कहा है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा जो है वो इटली में चलेगा।
तो इस लिहाज से देखें तो इंडिया ये केस हार गया। अब थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। वैसे देखो, डिटेल्ड जजमेंट अभी ट्रिब्यूनल के द्वारा रिलीज नहीं की गई है, बट जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जजमेंट से रिलेटेड, उसी के आधार पर राइटर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ट्रिब्यूनल ने देखो इटली का ये आर्ग्यूमेंट मान लिया है कि ये जो मैरीन्स थे ये स्टेट ऑफिशियल हैं और इन्होंने अपने स्टेट ऑफिशियल की कैपेसिटी पर काम करते हुए फिशरमैन पर गोलियां चलाईं। और हमारा कानून ये कहता है अगर स्टेट ऑफिशियल्स दूसरे देश में जाके कोई क्राइम करते हैं तो उनको इम्यूनिटी मिलेगी दूसरे देश में और उनका मुकदमा चलेगा इटली में ही। ऐसा है हमारा कानून। ये आर्गुमेंट इटली के द्वारा प्रेजेंट किया गया। मैं फिर से बोलता हूं, उन्होंने कहा मैरीन्स ने अपने स्टेट ऑफिशियल की कैपेसिटी में काम किया जो उन्होंने गोलियां चलाई, और हमारा कानून ऐसा है कि जब कोई स्टेट ऑफिशियल दूसरे देश में जाके क्राइम करता है तो उनको इम्यूनिटी मिलती है, दूसरे देश की सरकार उन पर केस नहीं चला सकती, उन पर मुकदमा चलेगा इटली में ही, क्योंकि उनको हमारा कानून ने इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई थी हमारे कानून के द्वारा। बट इंडिया का आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट काफी ज्यादा स्ट्रोंग था। इंडिया ने कहा कि भैया ये जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉज ऑफ सी है इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है इम्यूनिटी से। स्टेट ऑफिशियल्स को अगर इम्यूनिटी दी जाती है दूसरे देश में क्राइम करने पर, इससे संबंधित कोई बायलैटरल एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉज ऑफ सी का इस इम्यूनिटी के कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर का मामला है। और इंडिया का आर्गुमेंट काफी ज्यादा स्ट्रोंग था। वास्तव में इस ट्रिब्यूनल का इम्यूनिटी से क्या लेना देना, इसके लिए तो और कोई मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होना चाहिए था ना, लेकिन इंडिया के इस आर्गुमेंट को नहीं माना गया। इसके बाद देखो एक और इशू आता है। आपने वियना कन्वेंशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। वियना कन्वेंशन में क्या होता है, एक देश के डिप्लोमेट जब दूसरे देश में काम करते हैं तो उनको इम्यूनिटी मिलती है। मान लीजिए दो देश हैं ए और बी। ए देश के डिप्लोमेट बी देश में काम कर रही हैं और वहां पर उन पर आरोप लगता है किसी क्राइम का, तो बी देश उन डिप्लोमेट्स को बंद नहीं कर सकता जेल में, उनके खिलाफ वहां पर मुकदमा नहीं चल सकता, ज्यादा से ज्यादा उनको डिपोर्ट किया जा सकता है वापस ए देश में। इम्यूनिटी मिलती है वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेट्स को। इसके अलावा देखो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर्स, इनको भी इम्यूनिटी मिलती है दूसरे देशों में। बट ध्यान देने की आवश्यकता यह है, स्टेट ऑफिशियल्स को कौन इम्यूनिटी देता है? इटली के मैरीन्स ने यहां पर आके गोलियां चलाई हमारे फिशरमैन पर। इनको कैसे इम्यूनिटी मिल सकती है? ये डिप्लोमेट थोड़ी हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। कल को देखो हमारा कोई पुलिस वाला या हमारी कोई सिक्योरिटी एजेंसी का पर्सन इटली में जाके कोई क्राइम कर देता है मान लो, तो बाद में हम भी कह देंगे कि भैया हमने तो इसको इम्यूनिटी दे रखी है, मुकदमा यहां पे इटली में नहीं चल सकता, हम इंडिया में ही चलाएंगे। तो क्या उस समय इंडिया की बात को माना जाएगा? कहने का मतलब ये है, ये तो देखो बहुत ही ज्यादा गलत प्रेसिडेंट सेट किया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा। स्टेट ऑफिशियल्स को प्रोवाइड की गई इम्यूनिटी को कैसे माना जा सकता है? इम्यूनिटी मिलती है डिप्लोमेट्स को या फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स को या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स को, पुलिस वाले को या फिर आर्मी वाले को इम्यूनिटी कैसे मिल सकती? इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया देखो इस बात से सेटिस्फेक्शन ले सकता है, ट्रिब्यूनल ने अपनी जजमेंट में इस बात को माना कि फिशरमैन्स की बोट पर फायरिंग करके इटली ने इंडिया के फ्रीडम एंड राइट ऑफ नेविगेशन को वायलेट किया है। मतलब इटली इसका दोषी है इंडिया के फ्रीडम एंड राइट ऑफ नेविगेशन के वायलेशन का। अब इंडिया इंटाइटल्ड है, जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, उसके लिए कंपनसेशन इंडिया को मिलना चाहिए और इंडिया इसके लिए इंटाइटल्ड है। इवन इस केस की सुनवाई के दौरान इटली ने एक आरोप यह भी लगाया था, इंडियन अथॉरिटीज एनरिका लेक्सी कॉमर्शियल शिप को फायरिंग के बाद धोखे से अपने कोस्ट पर ले गई। इटली के इस आर्गुमेंट को ट्रिब्यूनल के द्वारा नहीं माना गया। तो इन दो तीन चीजों से इंडिया सेटिस्फेक्शन ले सकता है। कंक्लूजन में यह कहा जाता है, सबसे पहली चीज देखो, इंडिया जिस कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड है, इटली को बोला जाए कि भैया आप कंपनसेशन दीजिए, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। दूसरी चीज, इटली में केस चलेगा इन मैरीन्स के अगेंस्ट। बहुत संभावना देखो यही है, इटली की
जो कोर्ट है इनको कन्विक्ट नहीं ठहराएगी, लेकिन फिर भी इटली में जो हमारी एम्बेसी है उनको इस केस को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो ये मैरीन्स इंडियन फिशरमैन की हत्या के लिए दोषी हैं इनका कन्विक्शन हो। इटली ने देखो आउट ऑफ वे जाके अपने मैरीन्स को डिफेंड किया है, तो हमें भी आउट ऑफ वे जाके कोशिश करनी चाहिए इन मैरीन्स को दोषी ठहराया जाए इटली की कोर्ट के द्वारा। और सबसे लास्ट में हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, हमारी जुडिशरी को ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमने इस केस को क्यों मिस हैंडल किया। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट की गई थी तो सरकार ने इस केस को एनआईए को क्यों सौंपा, इतना ज़्यादा डिले क्यों हुआ इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान। इटली के द्वारा डिले की टैक्टिक्स अपनाई गई थी, बट हमारा सिस्टम ऐसा था कि हमने इस केस में डिले होने दिया। मीनवाइल इटली ने यूरोपियन यूनियन की और दूसरे देशों की सिंपैथी बटोर ली अपने पक्ष में। तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि हमारा सिस्टम क्यों दोषी है, ताकि सिस्टम में रिफॉर्म लाया जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पीसी महलनोबिस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 1943 में बंगाल में एक बहुत ही भयंकर अकाल यानी फेमीन आया था। फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और इसकी वजह से ऑलमोस्ट 20 से लेकर 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। अमर्त्य सेन की एक बुक है पॉवर्टी एंड फेमीन्स। इस बुक में अमर्त्य सेन बताते हैं उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, लोग जमाखोरी कर रहे थे, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा पुअर था। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में अनाज की कमी हो गई थी, कहीं कहीं पर अनाज उपलब्ध भी था, वो समय पर बंगाल के एरिया में पहुंच नहीं सका। तो ये सब रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से 20 से 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। इसके अलावा मधुश्री मुखर्जी, इन्होंने 2010 में अपनी एक बुक लिखी। इस बुक में इन्होंने उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और उनकी कैबिनेट को दोषी ठहराया, जिसकी वजह से बंगाल में ये फेमीन आया। चर्चिल ने समय रहते बंगाल के लोगों को फूड ग्रेन नहीं पहुंचने दिया और कहा यह भी जाता है कि चर्चिल इंडिया के लोगों से, उनके धर्म को नफरत करते थे, इस वजह से उन्होंने बंगाल के लोगों तक समय रहते कोई राहत नहीं पहुंचने दी। उस समय देखो पीसी महलनोबिस ने एक सर्वे कंडक्ट किया था उन एरियाज में, बंगाल के वो एरियाज जो फेमीन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उन एरियाज में पीसी महलनोबिस के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया था। ये पता लगाया जा सके कि ये जो डिजास्टर है फेमीन की, इसका एक्सटेंट क्या है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए बाद में जो कुछ फाइंड आउट किया अपने इस सर्वे की सहायता से पीसी महलनोबिस ने, वो फाइंडिंग पब्लिश हुई संख्या जो कि एक जर्नल था उसके आर्टिकल में, और बाद में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ एशियाटिक रिव्यू में। इन दोनों आर्टिकल्स में पीसी महलनोबिस ने अपनी फाइंडिंग्स को बताया। ये दोनों आर्टिकल्स 1946 में पब्लिश हुए। सर्वे में देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल के आई। जो फैमिलीज प्रभावित हुई इस फेमीन की वजह से, उनमें से 1/4 यानी ऑलमोस्ट 15 लाख फैमिलीज ऐसी थीं जिन्होंने फेमीन से पहले अपने राइस लैंड को या तो पूरा बेच दिया था, या फिर अपने राइस लैंड का एक हिस्सा बेच दिया था, या फिर अपने राइस लैंड को गिरवी रख दिया था। सर्वे में यह भी बताया गया कि 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग ऐसे थे जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन फेमीन के दौरान बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जबकि देखो 85% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना स्टेटस को मेंटेन करा, मतलब जैसे वो पहले थे वैसे ही फेमीन के बाद में रहे, फेमीन का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। तो ये डेटा देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बाद में आज़ादी के बाद पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि फर्दर इस प्रकार का कोई फेमीन ना आए। आज देखो पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी है, तो इसकी वजह से बहुत से लोग गरीब होंगे, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी। तो हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए ताकि सरकार उस डेटा की सहायता से इफेक्टिव पॉलिसीज बना सकें और ऐसी किसी प्रकार की डिजास्टर को अवॉइड किया जा सके। और इसके लिए हमें चाहिए पीसी महलनोबिस जैसे स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में पीसी महलनोबिस ने देखो बहुत अच्छा काम किया था।
इनके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 2019 में मेंस के पेपर में विश्वेश्वरैया के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में इनका जो योगदान है, सीधा सीधा क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए स्टैटिस्टिक्स की फील्ड के लिए। तो ऐसे ही कुछ कामों की हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले देखो, इन्होंने 1934 में वर्ल्ड में जूट की फोरकास्टिंग की थी एरिया सैंपल की सहायता से। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे 1950 और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951, इन दोनों को इस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया पीसी महलोबिस के द्वारा। और देखो, लार्ज स्केल जो सैंपल सर्वेज कंडक्ट किए गए पीसी महलोबिस के द्वारा, उन्होंने इसको नाम दिया स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग रेदर देन प्योर थ्योरी ऑफ सैंपलिंग। उन्होंने कहा ये लार्ज स्केल सैंपल सर्वे कंडक्ट करना ये सिर्फ थ्योरी ऑफ सैंपलिंग का काम नहीं है, ये एक अलग से इंजीनियरिंग है, स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो महलोबिस डेटा की एक्यूरेसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे ट्रेनिंग के हिसाब से, स्टैटिस्टिशियन थे बाय इंस्टिंक्ट, और सबसे लास्ट में इकोनॉमिस्ट थे बाय कन्विक्शन। तो अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें जो फिजिक्स में ट्रेनिंग हासिल हुई थी, इसकी बदौलत वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन में एरर्स के प्रति। तो जब उन्होंने बाद में एज ए स्टैटिस्टिशियन सैंपल सर्वे कंडक्ट करना स्टार्ट किया, तब वो एरर्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। इससे सर्वेज में एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा आती थी, और इसके लिए उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से काफ़ी कुछ सीखा। देखो, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कोई सर्वे कंडक्ट किया जाए तो उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है डेटा को इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एजेंट्स की सहायता से। तो होता क्या था, उस समय मोरियंस का रूल था, तो सब सर्वे कंडक्ट जब होता था तो कुछ जासूस जो हैं वो हाउस होल्ड बन जाते थे, ताकि पता लगाया जा सके कि सर्वेयर्स के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो किस सीरियसनेस के साथ किया जा रहा है। उसी प्रकार से महलोबिस ने भी इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी स्टाफ का सहारा लिया, ये पता लगाने के लिए कि सर्वेयर्स के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें क्या एक्यूरेसी है। तो इसकी बदौलत काफ़ी अच्छा डेटा महलोबिस इकट्ठा कर पाते थे, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसके बाद लास्ट में देखो ये कहा जाता है, अगर आज पीसी महलोबिस जिंदा होते तो उन्हें भी सर्वे कंडक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता। एक तो देखो, आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, एनआरसी, इन सब कंट्रोवर्सीज के कारण अब घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना पहले के अपेक्षा कर थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है डेटा इकट्ठा करने में वो अब कोविड-19 के कारण है। तो अगर आज पीसी महलोबिस जिंदा होते तो वो कौन सा रास्ता अपनाते? क्या वो सर्वेयर्स को भेजते मास्क पहन के, सैनिटाइजर देकर कि आप डेटा इकट्ठा करके आइए, या फिर पीसी महलोबिस क्रॉप कटिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सहारा लेते डेटा इकट्ठा करने के लिए, या फिर इन्वेस्टिगेटर्स को भेजते सोशो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करने के लिए? देखो, ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब बंगाल में फेमीन आया था तो उस समय मलेरिया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय भी सर्वे में बहुत सी दिक्कतें आई थीं। 80 फील्ड वर्कर्स को मलेरिया हो गया था, जिसमें से आधों को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन एक बात ज़रूर है, पीसी महलोबिस कोई ना कोई अच्छा रास्ता ज़रूर निकालते। फॉर एग्जाम्पल, बिग डेटा का वो इस्तेमाल करते हैं। पीसी महलोबिस कभी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कतराए नहीं। जब वो एक बार यूके की यात्रा पर गए थे तो बायोमेट्रिका, जो कि एक जर्नल है, इसके काफ़ी सारे वॉल्यूम वो वापस इंग्लैंड से लेके आए, और वो कंप्यूटर भी महलोबिस ने मंगवाया विदेशों से। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोक्योर किया 1956 में, और इस इंस्टीट्यूट ने अपना दूसरा कंप्यूटर प्रोक्योर किया 1959 में। तो ये सारे आर्गुमेंट्स देकर लास्ट में राइटर ये कहते हैं
पीसी महलनोबिस महान स्टैटिस्टिशियन थे और उनकी जगह को आज तक कोई भी पर्सन नहीं ले सका है। सरकार को अभी ये चाहिए कि डेटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस के साथ इकट्ठा किया जाए, क्योंकि देखो डेटा की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर सरकार के पास सही डेटा है तभी सरकार जनता की वेलफेयर के लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बना सकती है, सही ढंग से हमारे देश में डेवलपमेंट आ सकता है। अगर डेटा में ही कमियां हैं तो उसके आधार पर जो पॉलिसीज़ बनेंगी उनमें भी कमियां देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पीसी महलनोबिस के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इशू पॉवर्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पॉवर्टी के बेसिक्स की बात हम पहले करेंगे। पॉवर्टी है क्या, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और क्यों हमेशा पॉवर्टी लाइन पर सवाल उठते रहते हैं, क्यों पॉवर्टी को कैलकुलेट करना एक कंट्रोवर्शियल इशू रहता है। बेसिक्स चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप पॉवर्टी की डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन देखो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी अगर पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वहाँ पे डेफिनेशन आप बनाने लगोगे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डेफिनेशन जरूरी चीज़ों की आप पहले से याद करके जाइए। पॉवर्टी की डेफिनेशन स्कूलों में हम पढ़ते थे। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन लाइफ जीने के लिए अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। एसेंस वही है। इस प्रकार की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पॉवर्टी एक ऐसी स्टेट है या फिर कंडीशन है जिसमें पर्सन के पास या फिर इंडिविजुअल के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते या फिर इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ लाइफ जी सके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो ये टर्म है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये हर एक सोसाइटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है इंडिया में ये कहा जाए कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 50 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है। चाइना में ये आंकड़ा अलग हो सकता है, यूएसए में अलग हो सकता है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अलग अलग होगा अलग अलग सोसाइटी में। इसीलिए डेफिनेशन के साथ आप ये भी ऐड कर दीजिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग दैट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग अलग एक्सेप्टेड होगा। तो इसलिए ये लाइन लास्ट की आप जरूर ऐड कीजिए। कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हो जाएगी पॉवर्टी की। पॉवर्टी देखो अब दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब है? आप एक बात बताइए, लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं सबसे पहले फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेंट्रल मतलब रहने के लिए घर, न्यूट्रिशन। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन बताऊं, किसी पर्सन की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी लाइफ की बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो सरकार क्या करती है, इन बेसिक ज़रूरतों को देखते हुए, यानी फूड, हाउसिंग, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब को देखते हुए एक लाइन ड्रा कर देती है। मान लीजिए 1000 रुपये। सरकार ने ये लाइन कैसे डिसाइड की? सरकार ने ये लाइन ऐसे डिसाइड की कि अगर किसी की इनकम 1000 रुपये से ऊपर है तो वो अपनी सारी बेसिक ज़रूरतें, फॉर एग्जांपल हाउसिंग, फूड, शेल्टर, इन सब को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन 1000 रुपये से कम कमाता है एक महीने में तो वो अपनी इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसका मतलब वो गरीब है। तो ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। सरकार ने एक लाइन ड्रा कर दी, इतनी इनकम होनी चाहिए बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर इस इनकम से नीचे कोई आता है तो वो गरीब है, अगर इस इनकम से ऊपर कोई आता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये कंसेप्ट हुआ एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मान लीजिए यूएसए में 5 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5। पहले पर्सन की एक महीने की इनकम है $10,000, दूसरे पर्सन की महीने की इनकम है $9,000, तीसरे की इनकम है महीने की $12,000 और चौथे की है $15,000, लेकिन पांचवें की है $2,000। आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी, पांचवें पर्सन की जो इनकम है बाकी 4 पर्सन्स की इनकम के अपेक्षाकृत काफी कम है, $2,000 पर मंथ। वैसे देखो $2,000 में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। मतलब लाइफ जीने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है $2,000 में
वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में ये 5% रहते हैं, उस सोसाइटी का जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसके लिए एक महीने में इनकम कम से कम $5,000 होनी चाहिए। क्योंकि जिस सोसाइटी में ये 5% रहते हैं, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से एसी होना जरूरी है, घर में कार होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है। मतलब ये सब चीजें होना इस सोसाइटी का मिनिमम स्टैंडर्ड है। अब 5वां% $2,000 जिसकी इनकम है, वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कार नहीं कर सकता, वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो बेसिक लाइफ की बुनियादी चीजें हैं, जैसे शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, इन सबको अफोर्ड कर पाता है 5वां%। तो इसका मतलब ये 5वां% रिलेटिव पुअर है। वैसे वो पर्सन एब्सोल्यूट गरीब नहीं है। एब्सोल्यूट गरीब तो तब होता ना जब लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन 5वां जो पर्सन है बेसिक आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है, लेकिन बाकी समाज से अगर हम कंपेयर करें, बाकी 4% से हम कंपेयर करें, समाज के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से हम कंपेयर करें, तो वो पर्सन गरीब है, रिलेटिवली गरीब है। तो ये पुवर्टी है, रिलेटिव पुवर्टी। समझ गए आप कंसेप्ट क्या है एब्सोल्यूट पुवर्टी का और रिलेटिव पुवर्टी का। रिलेटिव पुवर्टी देखो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, हर एक देश में है रिलेटिव पुवर्टी। अब मान लीजिए एक सोसाइटी में 10 लोग हैं, बाकी 9 की एक साल में इनकम $1 करोड़ के आसपास है, और 10वें पर्सन की एनुअल इनकम एक साल में $1 लाख के आसपास है। अब देखो $1 लाख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी 9 पर्सन के अपेक्षा कर तो उसकी इनकम काफी कम है ना। तो $1 लाख एक साल की इनकम होने के बावजूद वो रिलेटिव पुअर है। इसलिए रिलेटिव पुअर्टी यूनिवर्सल है, हर एक देश में एग्जिस्ट करती है। और जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है वो किसी देश में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रिलेटिव पुअर्टी देखो इनइक्वालिटीज की वजह से होती है, असमानताओं की वजह से। कोई जरूरी नहीं कि जिसकी इनकम कम है वो गरीब है, बस ये है कि उसकी इनकम बाकी लोगों की अपेक्षाकृत कम है, यानी इनइक्वालिटीज हैं इनकम में, असमानताएं हैं इनकम में। तो इसी वजह से रिलेटिव पुवर्टी को इरेडिकेट करना यानी खत्म करना मुश्किल होता है, जबकि एब्सोल्यूट पुवर्टी को अपेक्षाकृत खत्म करना आसान होता है। नेक्स्ट देखो, हम पुवर्टी के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको पुवर्टी से संबंधित कुछ लिखना हो तो आप कई सारी डायमेंशंस कंसिडर कीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान तो है ही, यानी फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये सब चीजें तो हैं ही। दूसरी डायमेंशंस आप पुवर्टी से संबंधित ऐड करोगे, माल न्यूट्रिशन, लो इनकम, इलनेस, लिविंग कंडीशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, एजुकेशन इलिटरेसी, एक जैसे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हो। तो ये सारी डायमेंशंस आप जरूर ऐड कीजिएगा जब पुवर्टी के बारे में आपको कुछ लिखना हो। हम मेजरमेंट ऑफ पुवर्टी डिस्कस करें, यानी पुवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है, लाइन क्या है, उससे पहले एक और कंसेप्ट मैं आपको करवाना चाहता हूं। पुवर्टी के काजेस क्या हैं, यानी पुवर्टी होती क्यों है, गरीबी किस कारणवश आती है। पहले देखो हम कुछ थ्योरीज की बात करेंगे कि पुवर्टी क्यों आती है, उसके बाद हम इंडिया के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की बात करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है पुवर्टी का, लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन है। पहले हम बात करेंगे थ्योरीज की, क्या थ्योरीज दी गई हैं वेरियस थिंकर्स के द्वारा पुवर्टी के लिए। सबसे पहली थ्योरी तो देखो ये है जो पुराने समय में दी जाती थी, अगर कोई गरीब है तो अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से गरीब है। किसी ने पिछले जन्म में पाप किए होंगे जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिली है, यानी वो इस जन्म में गरीब है। पुराने समय में दी जाती थी ये थ्योरी, आज के समय में टोटली इररिलेवेंट है। आज के समय में देखो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो अपनी इनएफिशिएंसी के कारण गरीब है, वो आलसी है, लेजी है, वो कुछ करना नहीं चाहता, तभी वो गरीब है। लेकिन देखो कुछ सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को मानते नहीं हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं गरीबी आती है वेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। जैसे डॉक्टर स्किल्ड होता है, डॉक्टर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, वेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं डॉक्टर के। उसके बाद आप नर्स का एग्जांपल ले सकते हो, नर्स सेमी स्किल्ड होती हैं, तो डॉक्टर की अपेक्षाकृत नर्स की जो वेजेस हैं वो कम होते हैं थोड़े। और सबसे लास्ट में वार्ड बॉय तो आप कह सकते हो एक प्रकार से अनस्किल्ड होता है, सबसे कम वेजेस होते हैं वार्ड बॉय के।
अब इस एग्जाम्पल में आपने देखा जो पर्सन अनस्किल्ड है उसके वेजेस सबसे ज़्यादा कम है। तो सोशलिस्ट ये कहते हैं देखो इंडिविजुअल को अगर आप स्किल दोगे तो वो गरीब थोड़ी ना होगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल लेजी है, इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है इसलिए वो गरीब है। मतलब है कि उस पर्सन के पास स्किल्स नहीं है। अगर आप उसको स्किल दोगे तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल अपनी गरीबी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? यानी एसेंस ये निकलता है, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई पर्सन अपनी गरीबी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको स्किल्स नहीं हासिल हुई, इसलिए वो पर्सन गरीब है। तीसरा है कल्चर या फिर सब कल्चर ऑफ पॉवर्टी। इस कंसेप्ट के अनुसार देखो जो लोग गरीब हैं यानी पुअर हैं, गरीबी में रहते रहते उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर इस प्रकार से डेवलप हो गया है, यानी उनका कल्चर इस प्रकार का बन गया है, अगर कल को परिस्थितियां चेंज होती हैं, सर्कमस्टांसिस अच्छी होती हैं या फिर इकोनॉमिक चेंजेस अच्छे आते हैं, तो भी वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। फिर से बोलता हूं, मान लीजिए आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं हैं, सर्कमस्टांसिस अच्छी नहीं हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो कोई पर्सन ABC गरीबी रेखा से नीचे आता है। अब देखो गरीबी में रहते रहते उसकी आदतें, उसका रहन सहन, उसका बिहेवियर इस प्रकार का डेवलप हो गया है, यानी पॉवर्टी का एक कल्चर डेवलप हो गया है। कल को अगर सर्कमस्टांसिस अच्छी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है, तब भी वो पर्सन गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने गरीबी का कल्चर जो डेवलप कर लिया था उसी कल्चर के हिसाब से वो जी रहा है। उसका बिहेवियर भी पुराने कल्चर के हिसाब से ही है, गरीबी के कल्चर के हिसाब से, उसकी वैल्यूज भी गरीबी के कल्चर के हिसाब से ही हैं। तो ये एक कंसेप्ट है कल्चर और सब कल्चर ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट थ्योरी है पॉवर्टी की सोशल स्ट्रक्चर। इस थ्योरी के अनुसार देखो अगर सोशल स्ट्रक्चर किसी देश में ऐसा है कि उस देश में एजुकेशनल अटेनमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में संभावना ज़्यादा है गरीबी की। यानी सोशल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए, ना कि इंडिविजुअल, इस थ्योरी के अनुसार। तो ये हमने पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ थ्योरीज की बात की। 3 थ्योरीज मैं आपको और भी बताता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में देखो एक कंसेप्ट आता है सरप्लस वैल्यू का। सिंपली अगर आपको एसए में या फिर जीएस में कोट करना हो तो बता देता हूं क्या है ये कंसेप्ट। मान लीजिए एक क्रिकेट बैट की कीमत है 60 रुपये यानी 60 रुपीज़, क्रिकेट बैट जो बैट्समैन बैट यूज़ करता है। अब देखो इस क्रिकेट बैट को बनाने में रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ, लकड़ी इस्तेमाल हुई, रबड़ की ग्रिप इस्तेमाल हुई। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल की कीमत है 10 रुपये, 10 नहीं 20 मान लेते हैं, 20 रुपये। और जो लेबर लगी उस क्रिकेट बैट को बनाने में, यानी जिस पर्सन ने अपनी मेहनत से वो बैट बनाया, उस लेबर कॉस्ट मान लेते हैं उस पर्सन की 20 रुपये। मिसलेनियस चार्जेस हम मान लेते हैं 10 रुपये और 10 रुपये मान लेते हैं प्रॉफिट। मार्क्स का सरप्लस वैल्यू को कंसेप्ट ये कहता है कैपिटलिज्म में क्या होता है, लेबर कॉस्ट तो कम कर दी जाती है। लेबर कॉस्ट थी वास्तव में 20 रुपये, लेकिन चूंकि मार्केट में आसानी से लेबर अवेलेबल है, लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले लेकिन काम कम है, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है, यानी सप्लाई ज़्यादा है लेबर की लेकिन डिमांड कम है। तो फैक्ट्री मालिक या फिर कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो मजबूर करते हैं वर्कर्स को, यानी लेबर क्लास के लोगों को सस्ते में काम करने के लिए। तो 20 रुपये वास्तव में लेबर कॉस्ट थी, लेकिन मजबूर किया जाता है लेबर को 15 रुपये पर काम करने के लिए, और 5 रुपये जो कम दिए गए लेबर को, वो 5 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। और लेकिन ये प्रॉफिट किसको हुआ, ये हुआ कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को, यानी जिसकी फैक्ट्री थी बैट बनाने की। तो ऐसे होता रहता है, यानी जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा जमा होता जाता है, और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको पता होता है ना चीज़ों के बारे में, पॉवर्टी के बारे में आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आप फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से देख लेते हैं, 30 सेकंड लगेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है। इसमें क्या होता है, एजी फ्रैंक के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। एजी फ्रैंक कहते हैं
वर्ल्ड ना डिवाइडेड है दो टाइप के कंट्रीज के बीच। कुछ कंट्री जो है वो पुअर कंट्री है और कुछ कंट्री जो है वो रिच कंट्रीज हैं। जो गरीब देश हैं वो डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज पे। उसी प्रकार से देश के अंदर भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो गरीब हैं और कुछ रीजन्स किसी देश के अंदर ऐसे हैं जो अमीर हैं। जो गरीब वाले रीजन्स हैं वो डिपेंडेंट हैं उस देश में अमीर रीजन्स के ऊपर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बीटी कॉटन का। देखो 2001 में सिचुएशन हमारे देश में ऐसी थी कि हम कॉटन को इंपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद बीटी कॉटन आया जो कि एक जीएम क्रॉप है। बीटी कॉटन के बाद हम अब कॉटन को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, यानी कॉटन की पैदावार एकदम से बढ़ गई है। लेकिन आप सोच के देखिए कॉटन के सीड्स कौन मुहैया करवा रहा है? मेनली डोमिनेशन है मोनसेंटो कंपनी की। मोनसेंटो कंपनी किसकी है? यूएसए की है। तो काइंड ऑफ हम डिपेंड हो गए हैं यूएसए के ऊपर। अब देखो शुरुआत में तो इन सीड्स ने अच्छा काम किया, लेकिन अब इन सीड्स से पैदावार उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ज़्यादा सीड्स खरीदने पड़ते हैं। मोनसेंटो कंपनी ने सीड्स के दाम भी बढ़ा दिए हैं। तो गरीब किसान और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है क्योंकि अब उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है मोनसेंटो कंपनी के ऊपर। ये थ्योरी दी गई थी एजी फ्रैंक के द्वारा। थ्योरी का नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। लास्ट थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, गरीबी की। फंक्शनल थ्योरी दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हर्बर्ट गैंस के द्वारा। आप में से किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा तो आप ये सारी थ्योरीज ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हो, नाम भी याद कर सकते हो थिंकर्स के, लेकिन जीएस के लिए नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फंक्शनल थ्योरी में क्या कहा जाता है? गरीबी जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, यानी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं उनके लिए गरीबी इंपॉर्टेंट है, फायदे का सौदा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है हर्बर्ट गैंस के द्वारा पॉलिटिशियंस का। अगर गरीबी देखो समाज से खत्म हो जाएगी तो पॉलिटिशियंस लिप सर्विस क्या करेंगे, बड़े बड़े वादे क्या करेंगे, इसलिए पॉलिटिशियन वास्तव में चाहते ही नहीं गरीबी को खत्म करें। पुलिस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। गरीबी है तो नंबर ऑफ क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए पुलिस जो है ब्राइब लेती है, पुलिस का काम भी चलता रहता है, इसलिए पुलिस नहीं चाहती गरीबी खत्म हो। एनजीओ जो गरीबी को खत्म करने के लिए काम करते हैं, गरीबी की वजह से ही तो एनजीओज की रोजी रोटी चलती है, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि गरीबी खत्म हो। मेडिसिनल प्रोफेशनल, अगर देखो गरीब लोग हैं तो उनको डिजीज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि गरीबी खत्म ना हो। इवन मिडिल क्लास के लोग भी, क्योंकि उनके लिए गरीब लोग जो हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं। उनको लगता है कि हाँ कोई तो है समाज में जो हमसे भी गरीब हैं। सबसे लास्ट में गरीब लोग जो हैं वो समाज के फिल्थी काम करते हैं। फिल्थी काम मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, मैनुअल स्क्वेंजिंग होगी। अगर कोई गरीब होगा ही नहीं तो ऐसे काम कौन करेगा? तो काइंड ऑफ थोड़ी अजीब थ्योरी है ये, फंक्शनल थ्योरी है, ये दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। तो ये सारी थ्योरीज आप कोट कर सकते हो एक एक दो लाइनों में। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू पॉवर्टी। अब हम इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करते हैं। इंडिया में गरीबी क्यों है? सबसे पहला रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है इंडिया की जनसंख्या अब 125 करोड़ के आसपास है। हर साल 17 मिलियन पीपल ऐड हो जाते हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्स नहीं बढ़ रहे हैं। रिसोर्स लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये होगा रिसोर्सेज का क्रंच होगा और गरीबी आएगी। दूसरा रीजन है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो रही है और अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं हमारे देश में वो कृषि में लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट 50% से थोड़े कम लोग हमारे देश में अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसान हैं उनके पास कैपिटल की कमी है। लैंड का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखो आगे आगे जनरेशन बढ़ती है। एक पर्सन है उसके 2 बच्चे होंगे, लैंड डिवाइड होगा, आगे बच्चे होंगे उनके बीच लैंड डिवाइड होगा, इसलिए लैंड होल्डिंग काफ़ी कम हो गई है। लैंड जितना कम छोटा होगा उस छोटे लैंड में बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस हिसाब से हमारे देश में आना चाहिए था उस हिसाब से आ नहीं पाया, ये एक रीज़न है पॉवर्टी का। इन्फ्लेशन ज़्यादा रहती है तो वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में कम है। कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप डेफिसिट होना ये चाहिए। देखो गांव में अगर अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकल के आएँ
तो गांव में कुछ इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन परंपरागत रूप से हमारे देश में एबल एंटरप्रेन्योरशिप की कमी रही है। अब गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स चला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे देश के यूथ हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बने। उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन परंपरागत रूप से हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिसिट रहा है। उसके बाद है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अभी भी कास्ट सिस्टम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारे सुपरस्टिशंस, शादी ब्याह पर इतना ज़्यादा खर्च किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से भी गरीबी आ जाती है। आप देख लीजिए रूरल इलाकों में, हरियाणा पंजाब में अभी भी ऐसा कल्चर है, बेशक किसान गरीब हो लेकिन लड़की की शादी होगी तो बहुत ज़्यादा दहेज देगा और शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करेगा, कर्ज लेके करनी पड़े। तो सोशल स्ट्रक्चर्स भी कहीं ना कहीं गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखो इतने सालों तक तो हम गुलाम थे और ब्रिटिशर्स ने हमको लूटा, यहाँ से वो पैसे लेके गए अपने देश में। उनकी जो पॉलिसीज़ थी, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं किस प्रकार से हमारे देश का एक्सप्लोटेशन किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक थ्योरी भी दी गई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो कहने का एसेंस ये है, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश को छोड़ के गए, बहुत ही खराब हालत में छोड़ के गए, तो ऐसी सिचुएशन से हमें देश को उबारना था। हमारा जो बेस है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो इस प्रकार से हमने रीजन्स डिस्कस किए पॉवर्टी के। अब देखो आप क्लासिफाई भी कर सकते हो रीजन्स को। अगर यूपीएससी पूछे रूरल पॉवर्टी के क्या रीजन्स हैं, तो रूरल पॉवर्टी के आप रीजन्स इस प्रकार से बता सकते हो, इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में कम लोग लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा कुछ उथल पुथल हुआ, जैसे मानसून नहीं आया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। डाइवर्सिफाई होना चाहिए प्रोफेशन रूरल एरिया में रहने वाले लोगों का। तीसरा, लाइफ स्टॉक की क्वालिटी काफ़ी पुअर है, डिजीज़ जल्दी हो जाते हैं पशुओं को। चौथा पॉइंट, अभी भी रूरल एरियाज़ में मनी लेंडर से लोन लिया जाता है और काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, चुंगल में फंस जाते हैं किसान। पाँचवा पॉइंट, एजुकेशन और लिटरेसी लेवल अभी भी काफ़ी कम है रूरल एरियाज़ में। छठा पॉइंट, इंटरकास्ट कन्फ्लिक्ट्स। सातवां पॉइंट, हेल्थ एंड सिकनेस। छोटा सा आप देख लीजिए रूरल एरिया में, इवन ये तो अर्बन एरिया में भी होता है, थोड़ी सी बीमारी हो जाए किस प्रकार से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल क्लाइमेट। देखो काफ़ी बार मानसून आता है अच्छा, काफ़ी बार नहीं भी आता है, काफ़ी बार फ्लड आ जाती है, तो ये भी रीजन्स बनते हैं पॉवर्टी के। बाकी आप जनरल भी लिख सकते हो, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार है, सरकार एमएसपी ठीक से डिसाइड नहीं करती या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ठीक से डिसाइड नहीं करती और रिसोर्सेज का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं होता, ये भी रीजन्स हैं पॉवर्टी के। एग्रीकल्चर में अभी भी पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी बैकवर्ड है, ये भी एक रीज़न है रूरल पॉवर्टी का। तो ये सब कुछ हमने रीजन्स डिस्कस किए रूरल पॉवर्टी के। अगर अर्बन पॉवर्टी के रीजन्स की हम बात करें, आप बताइए अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी क्यों है? सबसे पहला रीज़न तो देखो पॉपुलेशन का ही है, ओवर पॉपुलेटेड है अर्बन एरियाज़। दूसरा, गांव से शहरों में माइग्रेशन काफ़ी होता है, कोई गया गांव से शहर में, जॉब नहीं लगी, स्लम एरिया में रहना स्टार्ट कर देता है, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, गरीबी के दलदल में फंस जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्किल्ड या फिर ट्रेंड पर्सनल की कमी रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। पीएचडी आजकल अप्लाई करते हैं पीएन की जॉब के लिए, आपने देखा होगा। हेल्थ एंड डिजीज़ का पॉइंट कॉमन है, अर्बन में भी है रूरल में भी है। एजुकेशनल सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एजुकेशन प्राप्त करके भी पर्सन इस काबिल नहीं बन पाता कि वो इंडस्ट्री में उसकी जॉब लग सके। इसके अलावा कुछ आप जनरल पॉइंट्स भी लिख सकते हो, जैसे शहरों में स्किल डेवलपमेंट की कमी है कुछ लोगों के पास, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल हमारे देश में उस गति से नहीं आ पाई, जो पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप ये भी लिख सकते हो, रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन उस हिसाब से अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सरकार की स्कीम्स काफ़ी कम हैं। आगे क्वेश्चन ये उठता है, गरीबी के परिणाम क्या होते हैं? अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसको किन कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा? इतना आसान यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन ऐसे में लिखने के लिए काम आएंगे कंसिक्वेंसेस होते क्या हैं पॉवर्टी के। देखो मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। अगर आपको ना भी पता हो गरीबी के क्या कंसिक्वेंसेस हैं, नॉर्मली आप हर एक डायमेंशन में सोच के देखिए। सबसे पहले आप पॉलिटिकल डायमेंशन में सोचिए। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता,
तो ये सिंपल पॉलिटिकल डायमेंशन है। सोशल डायमेंशन लाइए, सोसाइटी में क्या आता है? सोसाइटी में देखो एजुकेशन आता है, सोसाइटी में हेल्थ भी आता है। कल्चर को आप अलग से लीजिए, फिलहाल सोसाइटी की डायमेंशन आप सोचिए। अगर कोई पर्सन गरीब है तो ठीक से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकेगा। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो थोड़ा सा डिजीज होगा तो अच्छे हेल्थ नहीं प्राप्त कर सकेगा। उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब आइए आप इकोनॉमिक डायमेंशन की तरफ। अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी। पैसे अगर कम हैं तो चॉइसेस छोड़िए, वो तो अपनी बेसिक जीवन का जो निर्वाह है वो भी नहीं कर पाएगा। उसके पास घर नहीं होगा, उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। वो सारे जो हमने शुरुआत में पॉवर्टी के डायमेंशंस डिस्कस किए थे वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो। इवन कल्चरल एस्पेक्ट में आप लिख सकते हो कि अगर जो पर्सन गरीब होता है तो फैमिली में भी काफ़ी तरह की टेंशन्स हो जाती हैं गरीबी की वजह से। गरीब परिवारों में काफ़ी बार, मतलब ये स्टडी कहती है, डाइवोर्स, वायलेंस, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इवन गरीबी की वजह से नेशनल इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। सोच के देखिए, जो लोग गरीब हैं उनके पास स्किल्स नहीं है, अगर उनको स्किल्स दे दी जाएं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितना इंक्रीज होंगी और देश की जीडीपी कितना बूस्ट हो सकती है। इवन सरकार काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देती है सोशल सेक्टर स्कीम्स पर। अगर हमारे देश में गरीबी ना हो तो जो पैसा सरकार सोशल सेक्टर स्कीम्स पर खर्च करती है उतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए या फिर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो ये हमने कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए गरीबी के। अब हम डिस्कस करते हैं गरीबी रेखा के कैलकुलेशन के बारे में। सबसे पहला देखो प्रयास गरीबी रेखा के कैलकुलेशन से संबंधित किया गया था आज़ादी से पहले 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1867-68 प्राइस को बेसलाइन माना दादा भाई नौरोजी ने और काफ़ी सारे आइटम्स को कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल आटा, दाल, मटन, वेजिटेबल, घी, वेजिटेबल ऑयल, साल्ट, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है बेसिक जीवन को निर्वाह करने के लिए। तो इन सब आइटम्स को कंसिडर करते हुए 1867 और 68 के प्राइस को बेस मान के दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया था। उसके बाद देखो दूसरा प्रयास हुआ 1938 में। उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक कमेटी गठित की थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के। इस कमेटी के द्वारा कहा गया था पर मंथ इनकम 15 से 25 रुपए के बीच गरीबी रेखा होनी चाहिए। आपको देखो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्ट्री में किस किस के द्वारा गरीबी रेखा को डिफाइन किया गया। आज़ादी के बाद जो एफर्ट्स लगाए गए वो इंपॉर्टेंट हैं। आज़ादी के बाद गरीबी रेखा को डिफाइन करने का पहला प्रयास किया गया 1962 में। प्लानिंग कमीशन का वर्किंग ग्रुप था। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने 1962 में कहा 1960-61 के प्राइसेस के हिसाब से अगर एक घर में 5 पर्सन्स हैं और उस घर की इनकम 100 रुपये से कम है तो वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है, वो फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है। और अर्बन एरिया में रहने वाली फैमिली के लिए आंकड़ा था 125 रुपये। यानी प्लानिंग कमीशन के इस वर्किंग ग्रुप के अनुसार अर्बन एरिया में कोई फैमिली रहती है और उस फैमिली में 5 पर्सन्स हैं और फैमिली की एक महीने की इनकम 125 रुपये से कम है तो वो फैमिली बीपीएल फैमिली में आता है। प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया गया था इस पॉवर्टी लाइन में, क्योंकि उस समय एज्यूम किया गया था प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा हेल्थ और एजुकेशन तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी फैमिलीज़ को मुफ्त में, इसलिए सिटीजन्स को कुछ एक्सपेंडिचर करना ही नहीं होगा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद 1979 में आई वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी के द्वारा कहा गया अगर देखो रूरल एरिया में कोई पर्सन 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है एक दिन में तो इसका मतलब वो गरीब है। उसी प्रकार से अर्बन एरिया में अगर कोई पर्सन एक दिन में 2100 कैलोरी नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक दिन में 2100 कैलोरी कंज्यूम कर सके, तो वो गरीब है। समझ गए? अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी। ये लाइन डिफाइन की गई थी वाई के अलग के द्वारा
1979 में। इसके बाद 2005 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक कमेटी गठित की गई सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में। इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई 2011 में। इस कमेटी ने क्या अलग क्राइटेरिया अपनाया? इस कमेटी ने कहा कि देखो, कैलोरी वगैरह से गरीबी रेखा का पता लगा पाना मुश्किल है, तो इस कमेटी ने बेसिक ज़रूरतों को शामिल किया गरीबी रेखा का पता लगाने में। बेसिक ज़रूरतें जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा न्यूट्रिशन, कितना न्यूट्रिशन कंज्यूम करना चाहिए एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा, अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में एक दिन में 27 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है, और अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में एक दिन में 33 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो। अगर हम सचिन तेंदुलकर नहीं है, सुरेश तेंदुलकर, अगर हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हमें पता लगता है कि गरीबी कम हो जाती है। इस फॉर्मूले के अनुसार रूरल एरियाज में 33.6 करोड़ लोग गरीब थे 2004 में, लेकिन तेंदुलकर कमेटी की फॉर्मूले के अनुसार 2011 में गरीबों की संख्या हो जाती है, कम रह जाते हैं गरीब रूरल एरियाज में 21.6 करोड़। यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है। ओवरऑल हम देखें, अगर तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले के हिसाब से 37.2% लोग अगर गरीब थे 2004 में, तो परसेंटेज कम हो जाती है 2011 में, परसेंटेज रह जाती है सिर्फ 21.9। इसके बाद 2012 में प्लानिंग कमीशन ने एक और एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सी रंगाराजन कमेटी। इस कमेटी ने कहा, अगर कोई पर्सन एक दिन में रूरल एरिया में अगर वो पर्सन रहता है एक दिन में 32 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है, और अगर अर्बन एरिया में रहता है वो 47 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है। अगर हम कंपेयर करें तेंदुलकर कमेटी को और रंगाराजन कमेटी को, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से अगर कोई पर्सन गांव में रहता है और एक महीने में 816 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीब है, लेकिन रंगाराजन कमेटी ने कहा गांव में रहने वाला पर्सन एक महीने में 972 रुपये से कम कमाता है तो गरीब है। शहरों के लिए आंकड़ा तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से था 1000 और रंगाराजन कमेटी के हिसाब से था 1407। अब देखो, साफ तौर पे आप डिफरेंस दे सकते हो। रंगाराजन कमेटी ने थोड़ा बढ़ाया आंकड़ा, ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया, इसलिए गरीबों की संख्या जो है वो भी बढ़ गई, यानी और ज़्यादा लोग आ गए गरीबी रेखा के नीचे। रंगाराजन कमेटी को अगर हम फॉलो करें तो हमारे देश में 2011-12 में गरीबों की संख्या थी 29.5%, और तेंदुलकर कमेटी को अगर फॉलो करें 2011-12 में गरीबों की संख्या थी 21.9% और रंगाराजन कमेटी के हिसाब से 29.5%। तो रंगाराजन कमेटी का क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करें तो हमारे देश में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो बढ़ जाती है, 21% के आसपास से बढ़ के 29.6% हो जाती है गरीबी, अगर रंगाराजन कमेटी की बात हम माने। लेकिन और भी काफ़ी सारी बातें उठी थी। कुछ लोग कहते थे अगर रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाता है तो ज़्यादा लोग सरकार की स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि सरकार गरीबी रेखा से जोड़ते हैं ना स्कीम्स के बेनिफिशरीज को। सरकार कहती है कि बीपीएल परिवार के फैमिलीज इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, तो अगर गरीबी रेखा ऊपर होगी तो और ज़्यादा लोग एलिजिबल होंगे सरकार की स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे बर्डन बढ़ेगा सरकार पर। तो बहुत सारे इश्यूज इमर्ज होके आए थे उस समय जब ये रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। खैर, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। पॉवर्टी एस्टिमेशन आज भी हमारे देश में तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से ही है, रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया था। तेंदुलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसी के हिसाब से है आज भी हमारे देश में पॉवर्टी एस्टिमेशन। करंट सरकार ने देखो, अरविंद पानागड़िया ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आजकल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। तो इनकी अध्यक्षता में करंट गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की थी हमारे देश में गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस कमेटी के द्वारा 4 ऑप्शंस मेनली सरकार के सामने रखे गए थे। पहला ऑप्शन, जो कुछ चल रहा है चलने दो, मतलब सरकार अब अभी फिलहाल तेंदुलकर कमेटी के पॉवर्टी एस्टिमेशन को मानती है, तेंदुलकर कमेटी के द्वारा जो पॉवर्टी लाइन बताई गई थी उसे मानती है। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है जैसा चल रहा है चलते रहने दो, यानी तेंदुलकर की कमेटी ही सही थी और उसी ने जो लाइन्स पॉवर्टी लाइन सुझाई उसी को ही आप मानते रहो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप स्विच कर जाओ, आप रंगाराजन
कमेटी की रिकमेंडेशन को मान लो, यानी गरीबी रेखा जो है उसे थोड़ा ऊपर कर दो, या फिर किसी और कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए गरीबी रेखा आप और कर दो, ऊपर कर दो। मतलब तेंदुलकर कमेटी ने जो गरीबी रेखा सुझाई थी उसको आप थोड़ा ऊपर कर दो किसी दूसरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, या फिर रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये कि जो बॉटम 30% हमारे देश में पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये इकोनॉमिक लैडर है, वो 30% जनसंख्या जिनकी इनकम सबसे कम है उनको आप मॉनिटर करो, उनको ट्रैक करो। ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इस कमेटी के द्वारा यह किया गया था कि बॉटम जो 30% जनसंख्या है हमारे देश में जिनकी इनकम कम है, उन 30% जनसंख्या को आप ट्रैक करो निश्चित कंपोनेंट्स के आधार पर, हाउसिंग, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रिशन, इनटेक, इन सब कंपोनेंट्स के आधार पर आप बॉटम 30% जनसंख्या को ट्रैक करो और उसके बेस पे आप नतीजा निकालो कि कौन गरीब है कौन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने पूरा इतिहास जाना गरीबी रेखा को कैलकुलेट करने का। तो बेसिक्स डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की। आज के आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 2012 का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है उसको हम एनालाइज करें तो लॉकडाउन लगने के बाद 40 और करोड़ लोग हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, जिनमें से 12 करोड़ लोग अर्बन एरियाज़ के होंगे, 28 करोड़ लोग रूरल एरियाज़ के होंगे। और देखो वो लोग जो ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले गरीबी रेखा से नीचे थे उनकी गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए? मतलब हमारा देश बहुत ही ज़्यादा इंटेंस क्राइसिस को फेस करने वाला है आने वाले समय में। लेकिन अभी तक सरकार ने जो कदम उठाए हैं गरीबी को एड्रेस करने के लिए वो पर्याप्त नहीं हैं। जैसे देखो मनरेगा वेजेस को 20 रुपये इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले मनरेगा वेजेस थे 182, अब इसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। लेकिन राइटर के अनुसार ये टोटली इनएडिक्वेट है। मनरेगा को हमें एक्सपेंड करना होगा। हमें ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहता है तो वो एक महीने में 20 दिनों का काम हासिल कर सके और आने वाले 6 महीनों के लिए इससे सरकार को एडिशनल 1.6 लाख करोड़ एलोकेट करने होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पीडीएस को यूनिवर्सलाइज करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन जो कदम उठाए गए हैं उनसे डर है कुछ लोग एक्सक्लूड हो सकते हैं। जैसे देखो कईयों के पास राशन कार्ड नहीं है और दिल्ली में एक स्कीम चलाई गई, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो कूपन हासिल करके राशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए, उनको फिर भी फूड ग्रेन नहीं मिल पाया। तो इस एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए, इसलिए यूनिवर्सलाइज करने की आवश्यकता है पीडीएस को, ताकि कोई भी पर्सन फूड ग्रेन हासिल करने से चूक ना जाए और वो भुखमरी का शिकार ना होने पाए। इसके अलावा देखो अर्बन एरियाज में क्या किया जाए। चलो रूरल एरियाज में तो मनरेगा की सहायता से रोजगार प्रोवाइड किया जा सकता है। अर्बन एरियाज में भी किसी न किसी प्रकार के अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की आवश्यकता है। म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा इस प्रकार का कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया जा सकता है, जिसमें अगर कोई पर्सन काम करने का इच्छुक है उसे एक महीने में 20 दिनों का काम दिया जाए। और काम दिया जा सकता है स्लम एरियाज़ में। स्लम एरियाज़ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, पार्क्स, कॉमन एरियाज़, अर्बन एफोरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री। इन सब एरियाज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा काम करवाया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो काम करने के इच्छुक हैं। या फिर देखो कई बार हमने डिस्कस किया है कि जो स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके खेतों में काम करने दिया जाए मनरेगा वर्कर्स को। इससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि मनरेगा वर्कर्स को काम भी मिल जाएगा। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं अर्बन एरियाज में जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उनको काम करने दिया जाए एमएसएमईज में। इससे ना सिर्फ अर्बन एरियाज में सरकार एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चला पाएगी बल्कि एमएसएमईज को भी फायदा होगा। ये एमएसएमईज को एक प्रकार से सब्सिडी देने के बराबर है, क्योंकि जो लोग एमएसएमईज में काम कर रहे होंगे उनको वेजेस सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इससे एमएसएमईज भी रिवाइव होंगी और एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगा गरीब लोगों को, वल्नरेबल सेक्शंस को। तो ऐसा सरकार कर सकती है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है,
देखो 1990-91 में हमारे देश में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए, इंक्लूडिंग लेबर रिफॉर्म्स। हालांकि पूरी तरह से लेबर रिफॉर्म्स नहीं आ पाए, लेकिन आए। लेकिन जो ग्रोथ रेट बढ़ी 1990-91 के बाद, इनइक्वालिटीज भी साथ साथ बढ़ती गई। जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते गए, और अब भी सिचुएशन ऐसी है कि इनइक्वालिटीज और भी हमारे देश में बढ़ेंगी। इसलिए सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए ताकि इस गरीबी वाले इशू को एड्रेस किया जाए। अदरवाइज बाद में सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती जाएगी और लोग भुखमरी का शिकार होते रहेंगे। पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था फेमीन से संबंधित। तो इस प्रकार के डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए सरकार को अभी एक्ट करना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पॉवर्टी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।